किसान भाइयों, आज हम लोग लीची के एक बाग में खड़े हैं। लीची जो प्रदेश की प्रमुख फसल है, एक व्यावसायिक फसल है, जिसके विभिन्न पहलुओं को समझना अब जरूरी है, क्योंकि लीची अब प्रदेश की सीमाओं से भी बाहर जाने लगी है। इसकी खेती अब आज बिहार से आगे महाराष्ट्र और गुजरात में भी होने लगी है। लीची के विभिन्न पहलुओं को अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत ने भी बहुत नजदीक से देख रहे हैं। इस फसल के व्यवसायीकरण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए हम आज आपको मिलवा रहे हैं राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार से। डॉक्टर साहब, आप किसानों को ये बताएं कि अभी जो जलवायु परिवर्तन की दिशा में या प्राकृतिक जो अभी चेंज हो रहे हैं, उसमें किसान भाई को किन किन चीजों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? सभी जानते हैं कि लीची एक विशिष्ट जलवायु पसंद फसल है और यह एक व्यावसायिक फसल है। यह लीची का फल अपने आकर्षक रंग, स्वाद और गुणवत्ता के कारण विश्व विख्यात है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में ये जलवायु परिवर्तन का कुप्रभाव लीची के उत्पादन पर भी पड़ा है। आज हमारे पास ऐसी बहुत सारी तकनीकें हैं जिसका अगर समसामयिक उपयोग किया जाए, समुचित प्रबंधन का उपयोग किया जाए, तो इस जलवायु परिवर्तन और मौसम की अस्थिरता का कुप्रभाव को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो यह पता चलता है कि हमारे लीची के बागानों में पोषण प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, छत्रक प्रबंधन एवं कीट व्याधि प्रबंधन का सही प्रयोग नहीं हो पाता है, सही उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण लीची के उत्पादन में अनिश्चितता आ जाती है और व्यवसाय का आर्थिक पहलू प्रभावित होता है। अभी के परिस्थिति में, अभी जो समय चल रहा है, उसके हिसाब से किसान को क्या शस्य क्रिया में क्या करने की प्रमुख जरूरत है? ऐसा है कि अभी का जो समय चल रहा है, अभी यह मंजर निकलने और पुष्पन का समय है। ऐसी स्थिति में बागीचों में कोई भी कृषि कार्य या सिंचाई या पोषण या कोई भी दवाओं का छिड़काव नहीं करने की अनुशंसा की जाती है। क्योंकि अभी पुष्पन और मंजर निकलने की जो प्रक्रिया है, ये पूर्व में किए गए प्रबंधन तकनीकों का स्वरूप होता है, उसी का नतीजा होता है। हम तुड़ाई के तुरंत बाद हमको पोषण प्रबंधन करना चाहिए और मंजर या पुष्पन निकलने के 2-2.5 महीने पहले हमें सिंचाई रोक देनी चाहिए। और जब मंजर निकलने का समय हो जाए, जब पुष्पन का समय हो जाए, तब कोई भी दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुष्पन के बाद पर परागन की प्रक्रिया होती है, फल धारण की प्रक्रिया होती है और फल धारण के लिए पर परागन का होना बहुत जरूरी है और पर परागन में मधुमक्खी या मित्र कीटों का होना बहुत जरूरी है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई हम कृषि कार्य करते हैं, दवा का छिड़काव करते हैं, तो मधुमक्खियों का भ्रमण या कीट जो मित्र कीट है उनका भ्रमण बागीचों में कम होता है, पर परागन की प्रक्रिया कम होती है और फल धारण क्षमता कम हो जाती है। वस्तुतः हम देखते हैं कि हमारा उपज कम होता है। तो ऐसी स्थिति में यह देखना जरूरी है कि हम अगर समसामयिक प्रबंधन अगर करते हैं तो जलवायु का या मौसम की अस्थिरता है उसके कुप्रभाव को भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जैसे अभी के समय बागानों में कोई काट छांट की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। इवन कहा जा सकता है कि हम खेतों की जुताई भी अभी न करें और खेतों में निराई गुड़ाई की प्रक्रिया भी न करें। और खासकर अभी पुष्पन के समय अगर कोई किसान सिंचाई दे देते हैं तो उससे ऐसा होगा कि मिश्रित मंजर निकलेंगे, पत्ता युक्त मंजर निकलेगा या नए कल्ले निकल जाएंगे और उपज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो किसान भाइयों को यह देखना होता है कि जो मंजर निकलने का जब समय आता है, उस समय न जागरूक होके फल के तुड़ाई के बाद अगले साल के फल के ऊपर अच्छे उपज और गुणवत्ता युक्त उपज की तैयारी के लिए उनका समसामयिक प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है, उसकी जानकारी जरूरी है। डॉक्टर साहब, मुख्य रूप से आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी के फसल के उत्पाद का प्रभाव जो है पीछे के 6-8 महीने जो शस्यक्रिया के ऊपर काम किया जाता है उसके ही परिणाम है। तो अभी जो अगर मंजर आ रहा है तो उसमें जो पिछले साल काम किए गए हैं उसी का प्रभाव होगा। तो इसलिए उसमें अभी तुरंत कुछ करने से कोई उत्पादन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा।
कृषि कार्य करने की आवश्यकता नहीं है वर्तमान समय में। अभी जब फल धारण हो जाए, मटर दाने का आकार का फल हो जाए, तभी उस बागीचे में सिंचाई देनी चाहिए। कीड़े बीमारियों के से फल सुरक्षा के लिए दवा का छिड़काव करना चाहिए और उसी समय अगर आंशिक रूप से खाद्य एवं उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है तो फल के वृद्धि और विकास में सहायता मिलती है और अच्छा गुणवत्तायुक्त फल प्राप्त होता है। लेकिन यह ध्यान रखें कि जब भी पुष्पन से लेकर फल धारण की प्रक्रिया हो रही हो तो सबसे बड़ा जरूरी यह है कि इस समय कोई भी कृषि कार्य करने की सलाह नहीं दी जाती है। इस बदलते हुए जलवायु में कृषि लीची के साथ जो मधुमक्खी पालन हो रहा है उस पे क्या इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये उनके हित में होगा या किसानों को इससे नुकसान होगा? मधुमक्खी का जो भ्रमण होता है पर परागन के लिए लीची का पुष्पन के समय होता है। लीची का पुष्पन जब होता है तो उसमें नेक्टर बहुत अधिक मात्रा में होता है, फूल रस बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण इससे मध की प्राप्ति भी अच्छी होती है और मधुमक्खियां अपने भ्रमण के दौरान परागन के लेने के दौरान पर परागन की प्रक्रिया कर देती हैं, जिसके कारण फल धारण क्षमता लीची में बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे में अगर कोई कीटनाशी का छिड़काव कर दें अभी तो क्या होगा कि मधुमक्खियों का भ्रमण रुक जाएगा, मधुमक्खियां मर जाएंगी और पर परागन की प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी, फल धारण नहीं होगा तो लीची में उपज में भारी कमी आ जाएगी। क्योंकि लीची में ही एक ऐसा फसल है जिसमें पर परागन की प्रक्रिया के बाद ही फल धारण होता है। किसान भाइयों, अभी आपने डॉक्टर राजेश कुमार से यह जानने को मिला आपको कि लीची के रख रखाव, शस्यक्रिया, तुराई उपरांत क्या क्या किन किन बातों का हम ध्यान रखें। आप इसका जरूर पालन करें और इससे अपने उत्पाद के अधिक मूल्य प्राप्त करने में सहायक होगा। आपको लीची से संबंधित किसी भी विशेष तरह की जानकारी चाहिए तो आप डॉक्टर राजेश कुमार को संपर्क कर सकते हैं, जो लीची अनुसंधान केंद्र में प्रधान वैज्ञानिक हैं। इनसे आप अपने विभिन्न समस्याओं की समाधान लें और अपने उत्पाद के अधिक से अधिक मूल्य लें, जिससे कि आपकी आय में वृद्धि हो। धन्यवाद। आप इसी तरीके से इस कार्यक्रम को देखते रहें। अगली कड़ी में हम फिर एक नए फसल के साथ उपलब्ध होंगे और आपको उसकी विशेष जानकारी देंगे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ।